गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने केंद्रक के एनवलप के बारे में बात की थी। जो केंद्रक का आवरण होता है वो आवरण किस प्रकार का होता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इससे आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। जैसे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार केंद्रक में सेपरेट केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जो केंद्रक द्रव्य होता है ये केंद्रक द्रव्य पारदर्शी होता है, श्यानता युक्त होता है, मतलब गाढ़ा होता है और अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। इसकी जो श्यानता है वो इतनी अधिक पाई जाती है कि ये कैसा होता है, अर्ध तरल अवस्था में। ये द्रव आवश्यकता के अनुसार, जैसी आवश्यकता होती है आवश्यकता अनुसार जेल और सोल में बदल सकता है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही ये अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। तो यहाँ जो ये अर्ध तरल अवस्था है, इस अर्ध तरल अवस्था में जो क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमैटिन धागे जो पाए जाते हैं, थ्रेड जो होते हैं, ये निलंबित पाए जाते हैं, निलंबित अवस्था में उपस्थित होते हैं। मतलब कि ना तो डूबे हुए होते हैं ना तैरे हुए होते हैं। यहाँ ये निलंबित अवस्था में इस मैट्रिक्स के अंदर, अर्ध तरल अवस्था के अंदर ये पड़े हुए होते हैं क्रोमैटिन धागे। यहाँ जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स में अधात्री होगी, इसको अधात्री बोलेंगे। इस अधात्री के अंदर कुछ यहाँ पर आयंस होते हैं, कुछ यहाँ विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं। तो यहाँ पर जो आयंस होते हैं ये पाए जाते हैं Fe, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैंगनीज। यहाँ पर ये आयंस यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये वो आयन हैं जो एंजाइम्स में कहीं ना कहीं कोफैक्टर के रूप में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ये एंजाइम्स को सक्रिय करने के भी काम आते हैं और यहाँ पर एक्टिव रूप में ये प्रेजेंट भी होते हैं आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा यहाँ हम एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, काइनेज, न्यूक्लियोटाइडेज, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम्स यहाँ मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इन एंजाइम्स के अलावा यहाँ प्रोटीन भी पाई जाती है। एंजाइम्स के अलावा यहाँ प्रोटीन पाई जाती है और ये प्रोटीन आपको पता है, आपने 11th के अंदर पढ़ा है कि जो यहाँ पर क्रोमैटिन धागे हैं ये किसके बने होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के। तो यहाँ पर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और इसके अलावा यहाँ फास्फोरस और पाया जाता है। इसके साथ में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो पाई जाती है, साथ में यहाँ पर फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म का निर्माण करती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के मैट्रिक्स जो है यहाँ पर अर्ध तरल अवस्था है उसको ये निर्धारित करती हैं। एंड थर्ड पॉइंट,
केंद्रक क्रोमैटिन जालिका, न्यूक्लियर थर्ड जो पाई जाती है वो पाई जाती है केंद्रक जालिका क्रोमैटिन या क्रोमैटिन जालिका। जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैट्रिक्स में जो क्रोमैटिन होते हैं वो सस्पेंडेड अवस्था में पाए जाते हैं, निलंबित अवस्था में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जालिका क्रोमैटिन है, जिन्हें हम क्रोमैटिन कह रहे हैं, ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे समान होते हैं। ये धागे समान जो संरचनाएं हैं, ये बिखरी हुई या कुंडलित किसी भी अवस्था में उपस्थित हो सकती हैं। जब ये बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित होती हैं तो ये कहलाते हैं क्रोमैटिन या क्रोमोनिमेटा। क्रोमैटिन या क्रोमोनिमेटा कहलाते हैं। जब इन क्रोमैटिन से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से इनके अंदर जब डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो यही क्रोमैटिन या क्रोमोनिमेटा क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिन्हें क्या बोलते हैं हम? गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे होते हैं? रॉड लाइक या धागे की गुच्छी जो होती हैं, धागे की गुच्छी जैसे, रॉड लाइक या धागे की गुच्छी समान ये होते हैं। तो इन क्रोमैटिन से जल निकलने के बाद में गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। ये जब कंडीशन है जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है। अगर सेल इंटरफेज में है, सेल इंटरफेज में है, डिवीजन नहीं कर रही है, तो ये अवस्था पाई जाएगी। और सेल जब डिवीजन के लिए तैयार है, विभाजन के लिए तैयार है, तब ये अवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्रोमैटिन होते हैं वो क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। यहाँ जो जालिका क्रोमैटिन है या क्रोमैटिन जो हैं, ये क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरे होते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। इंटरफेज में, कब? इंटरफेज में जब हम यूक्रोमैटिन को देखते हैं तो यूक्रोमैटिन हल्के अभिरंजित होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं और विरल अवस्था में या विसरित अवस्था में होते हैं। विरल अवस्था में या विसरित अवस्था में होते हैं। जबकि जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये संघनित अवस्था में होंगे या कुंडलित। और जब इनको अभिरंजित किया जाता है तो ये गहरे अभिरंजित होते हैं। अभिरंजित करने पर ये कैसे होते हैं?
गहरे अभिरंजित होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्रोमेटिन को एसिडिक डाई से करें या बेसिक डाई से करें, तो एसिडिक डाई से करते हैं तो क्रोमेटिन गहरे अभिरंजित होते हैं, और बेसिक डाई से करते हैं तो ये हल्के अभिरंजित होते हैं। इनको हम एसिडिक से कर लें या बेसिक से कर लें, तो एसिडिक से करेंगे तो ये हल्के होंगे और ये गहरे होंगे, और बेसिक से करेंगे तो भी ये हल्के होंगे, लेकिन इनसे ज़्यादा गहरे कौन से होंगे, ये। तो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक डाई का भी अंतर होता है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि यूक्रोमेटिन को किसी भी डाई से हम अभिरंजित कर लें तो ये हल्के होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन गहरे होते हैं। इनके हम रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो जब कोशिका में संश्लेषित अवस्था आती है, जब कोशिका के अंदर संश्लेषित अवस्था आती है, सिंथेटिक फेज आती है, तो सिंथेटिक फेज के प्रारंभ में क्या बोलते हैं जिसको, एस अवस्था, एस अवस्था के प्रारंभ में इनका निर्माण हो जाता है। एस अवस्था के प्रारंभ में यूक्रोमेटिन बनते हैं और एस अवस्था के अंत में, एस अवस्था के अंत में कौन से बनते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन बनते हैं। यूक्रोमेटिन को हम इंटरफेज में ही देख सकते हैं, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन को इंटरफेज के साथ साथ जो अर्ली प्रोफेज होती है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ये अर्ली प्रोफेज तक उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण, संश्लेषण एस अवस्था के प्रारंभ में होता है और इनका जो संश्लेषण होता है वो एस अवस्था के अंत में होता है। बात हेटेरोक्रोमेटिन की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोक्रोमेटिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जेनेटिकली तो ये इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं, लेकिन कोशिका के बहुत काम वाले होते हैं, बहुत काम के होते हैं। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है, ये हेटेरोक्रोमेटिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं वैकल्पिक, वैकल्पिक, और दूसरे पाए जाते हैं अहेतुक। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। जो वैकल्पिक होते हैं ये अस्थायी होते हैं। वैकल्पिक जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, और तो यहाँ पर जो ये वैकल्पिक होते हैं ये वैकल्पिक अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के साथ साथ निष्क्रिय भी होते हैं। इनकी अगर हम उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर के रूप में। जब ये पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं तो यहाँ पेयर में एक जो पेयर होता है ये आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन हो जाता है।
या तो आंशिक रूप से हो जाएगा या पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशनों में या तो आंशिक रूप से हो जाए या पूर्ण रूप से हो जाए तो ये बार बॉडी का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बार बॉडी का निर्माण करता है। यहाँ पर एक बार साइंटिस्ट हुए थे तो उन्होंने इसको खोजा था और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर इस जो बॉडी होती है इसका निर्माण क्या, इसका नाम क्या दे दिया गया? बार बॉडी बोल दिया गया। तो यहाँ पर ये बार बॉडी का निर्माण करता है। इधर आते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव में। ये स्थायी होते हैं और इनसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। स्थायी होते हैं और इनसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जो क्रोमोसोम पेयर होता है, क्रोमोसोम पेयर होता है, जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं सेल डिवीजन के टाइम, ये एक और ये दूसरा। तो इस पेयर में से यहाँ तो एक के अंदर और यहाँ इस पेयर में जो क्रोमोसोम पेयर है इन दोनों के अंदर ही यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या होगा? उपस्थित। यहाँ पेयर के अंदर ये यहाँ पर उपस्थित अवस्था में पाया जाएगा। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें उपस्थिति की, जैसे वहाँ बार बॉडी के रूप में उपस्थित हो रहा था, तो यहाँ पर जो नॉर रीजन होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजन रीजन, जो नॉर होता है, यहाँ नॉर में ये सेंट्रोमियर, टीलोमियर या गुणसूत्र के किसी अन्य भाग पर, गुणसूत्र के किसी अन्य भाग पर पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में उपस्थित होगा। तो यहाँ जो नॉर क्षेत्र है यहाँ उपस्थित हो सकता है, नॉर क्षेत्र में या सेंट्रोमियर पर, टीलोमियर पर या गुणसूत्र के किसी अन्य भाग में जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है ये यहाँ पर उपस्थित हो सकता है और होते हैं। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है इसको हम इसका पुनरावृत्ति अनुक्रम भी होता है, क्योंकि इसको हम सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए भी कहते हैं, या सैटेलाइट क्रोमेटिन या रिपीटेटिव क्रोमेटिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति की क्षमता होती है, इसकी पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। इसको साफ करते हैं पहले। तो जो ये पुनरावृत्ति की क्षमता पाई जाती है, ये पुनरावृत्ति की क्षमता यहाँ 100 से लेकर इनकी 100 करोड़ बार होती है, 100 करोड़ बार हो सकती है। कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर कुछ पॉलीजीन्स पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ पॉलीजीन्स उपस्थित होती हैं। ये पॉलीजीन्स जो निर्मित होती हैं लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं, लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। और ये 300 न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई जो पॉलीजीन्स होती हैं यही यहाँ पर पुनरावृत्ति की कैपेसिटी प्रदर्शित करती हैं, पुनरावृत्ति की कैपेसिटी को शो करती हैं। ये जब भी कभी
यहाँ पर रिप्लिकेशन होगा तो ये बार बार रिपीट होकर के बार बार शो होती रहती हैं। तो इसीलिए इसको सैटेलाइट या रिपीटेटिव क्रोमैटिन कहते हैं। सैटेलाइट या रिपीटेटिव क्रोमैटिन इसको कहते हैं। तो इनकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अपनी अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ जो हमारे सबसे ज़्यादा जो काम का है वो काम का होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन के कुछ कार्य हैं और वो कार्य यहाँ न्यूक्लियस के लिए अनिवार्य हैं या फिर उसकी सेफ्टी के लिए कुछ यहाँ पर कार्य अनिवार्य हैं, सेल डिवीजन के लिए भी वो कार्य अनिवार्य हैं। कैसे? जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन है, ये हेटेरोक्रोमैटिन, इसके कार्य अगर हम देखें तो ये जो हेटेरोक्रोमैटिन है, ये हेटेरोक्रोमैटिन जो बाह्य बल होते हैं, कोशिका के बाहर जो बाह्य बल होते हैं, जिनको हम जैविक भी कहते हैं, जैविक बाह्य बल, तो इनसे ये रक्षा करते हैं। ये उन बलों को अपने ऊपर सहन कर लेते हैं, उनसे ये रक्षा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो 18S और 28S राइबोसोमल जो डीएनए होता है, तो इसके जो सिस्ट्रॉन होते हैं, इनमें म्यूटेशन की कैपेसिटी होती है। तो इस म्यूटेशन की कैपेसिटी को, जो सिस्ट्रॉन के अंदर जो म्यूटेशन हो सकता है, इसको ये क्या करता है? रोक देता है। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका के अंदर जब विभाजन होता है, पहली बात, जो पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, इन पेयर के क्रोमोसोम को आकर्षित करके पास लाने का कार्य करता है। पास लाने का कार्य करता है। कौन सा? अहेतुक हेटेरोक्रोमैटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन, इनको पास लाने का कार्य करता है। जब सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है तो इनको दूर ले जाने का कार्य करता है, सेपरेशन का कार्य करता है। तो यहाँ पास लाने का भी कार्य कर रहा है, सेंट्रोमियर के डिवीजन के बाद में ये सेपरेशन का कार्य कर रहा है, दूर ले जाने का कार्य करता है। आपने पढ़ा था कि ये निष्क्रिय होता है। जो भी हेटेरोक्रोमैटिन है वो यूक्रोमैटिन सक्रिय होता है और ये कैसा होता है? निष्क्रिय। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अनुलेखन की प्रक्रिया भी होती है और रेप्लिकेशन की प्रक्रिया भी होती है। अनुलेखन और रेप्लिकेशन की जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं पर पूर्ण विराम का कार्य करता है। मतलब जब अनुलेखन हो रहा होता है तो अनुलेखन को कंप्लीटली रोकने का कार्य करता है। अनुलेखन में सामने आकर के उसको रोकने का कार्य करता है, या रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो इस रेप्लिकेशन को रोकने का कार्य करता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है केंद्रक के लिए और इसमें होने वाली क्रियाओं के लिए। अगर हम यूक्रोमैटिन में और हेटेरोक्रोमैटिन में अंतर को देखें तो इनके अंदर हमें कुछ तुलना करें तो कुछ अंतर नज़र आते हैं। दोनों के अंदर तुलनात्मक रूप से अंतर देखते हैं हम। एक साइड में ले लेते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरी साइड में हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और इधर हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विरल।
या विसरित। ये कैसे होते हैं? सघन या कुंडलित, सघन या कुंडलित। अभिरंजन अगर देखें तो इनका कैसा होता है? हल्के अभिरंजित। और ये कैसे होते हैं? गहरे। वातावरण का अगर हम प्रभाव देखें, एज का देखें, वातावरण का या एज का अगर हम प्रभाव देखें तो इनके ऊपर प्रभाव कैसा होता है? कम। इधर क्या होता है? अधिक। वातावरण का और एज का जो प्रभाव होता है इनके ऊपर कम होता है और इनके ऊपर अधिक होता है। जेनेटिकली सक्रियता अगर हम देखें कि जेनेटिकली कौन से अधिक सक्रिय होते हैं और कौन से कम, तो ये अधिक सक्रिय होते हैं और ये कम। जेनेटिकली ये अधिक सक्रिय होते हैं और ये कम सक्रिय होते हैं। इसके अलावा विभाजन की जो स्टेज होती है, विभाजन की जो अवस्था होती है, इस विभाजन की अवस्था से पहले एस अवस्था आती है। तो एस अवस्था के प्रारंभ में इनका निर्माण होता है और अंत में इनका निर्माण होता है। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं एक दूसरे से बिल्कुल कैसी होती हैं? विपरीत। एंड फोर्थ आपका टॉपिक है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।